गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओके, कैसे सब लोग? अच्छा सर। मजे। Fine. आप कैसे सर? हम भी ठीक है, बस चल रहा है आपके जैसा ही, कुछ ना कुछ शेड्यूल। ओके, ऑटोमेशन का सिलेबस कंप्लीट हो चुका? Yes, sir. यस सर। कल पूरा हो जाएगा। Hello. उद्या लास्ट लेक्चर आहे सर, क्वेश्चन आंसर. Okay, question answering वाला है, yes, right. Actually, I also had a conversation with Akash sir. So Akash sir said that like कल तुम्हारा लास्ट लेक्चर है, वो भी क्वेश्चन आंसरिंग रहेगा, नथिंग एल्स. सो कल तो आपकी बैच खत्म होने वाली है. तो आज हमारा रिज्यूमे सेशन रहेगा, उसके बाद एक एचआर सेशन है कल, एंड अगर पॉसिबल हुआ तो कल ही हम अपना नौकरी सेशन लेके सारी चीजें क्लोज कर सकते. अदरवाइज अगर नौकरी सेशन कल पॉसिबल नहीं हुआ तो मंडे मॉर्निंग सुबह 7 बजे आप लोगों का नौकरी सेशन रहेगा. दैट्स इट. तो या तो कल ही मोस्टली ट्राई करने वाले हैं हम कि क्लोज करें सारी चीजें, अदरवाइज मंडे मॉर्निंग को क्लोज हो जाती है. ठीक है. सो उसके हिसाब से सब लोगों की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए हर एक चीज में, जैसे कि ये तीनों भी सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि हर एक चीज जो बताई जाएगी वो आप लोगों को प्रॉपरली मैनेज करनी है. तो अभी जस्ट फ्यू मिनट्स बैक मैंने आप लोगों को रिज्यूमे सेंड किए हैं. ऐसे कितने लोग हैं जिनको अभी तक रिज्यूमे नहीं मिले? ओके, 2 लोग हैं. ओके, 3. ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली 1 सेकेंड. ओके, तो जिन लोगों को रिज्यूमे नहीं मिले वो लोग क्या करेंगे, आपका मेल आईडी, आपका नाम, सिर्फ ये दो चीजें आप लोगों को ऑफिशियल ग्रुप के ऊपर पोस्ट करनी है, बस बाकी कुछ नहीं. एक ही मैसेज में पोस्ट करो. पहले आपका अनऑफिशियल ग्रुप के ऊपर कलेक्ट करो डेटा, देन एक ही मैसेज में आपका नाम एंड ईमेल आईडी आप लोगों को ग्रुप के ऊपर पोस्ट करना है. एक मैसेज में मुझे दे दो, फिर मैं आप लोगों को सेशन के बाद आपके रिज्यूमे शेयर कर सकता हूँ. क्लियर? Yes, sir. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आपका रिज्यूमे. रिज्यूमे देखो ऐसे बिल्डअप करना है, सिंपल थिंग है कि आपका एक रिज्यूमे प्रोफेशनल होना चाहिए. क्यों? क्योंकि आप लोग एक्सपीरियंस लगा के जाने वाले मार्केट में, एज अ फ्रेशर नहीं. फ्रेशर का भी रिज्यूमे कुछ अच्छे लेवल में रहते हैं, मतलब अच्छे फॉर्मेट में रहते हैं. तो हम तो प्रोफेशनल है, मतलब एक्सपीरियंस पर्सन है, तो एक्सपीरियंस पर्सन का रिज्यूमे भी वैसे ही होना चाहिए एज एक्सपेक्टेड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें पूरी थ्योरेटिकली ही इंफॉर्मेशन हो, 4-4 5-5 पेजेस का रिज्यूमे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो हमें जो रिज्यूमे बिल्डअप करना है उसमें कौन सी चीजें रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, उसके बारे में ये सारी चीजें अभी मैं बताने वाला. तो अच्छी तरह से ध्यान देना, सिर्फ बाकी चीजें आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आएगी. शेयरिंग माई स्क्रीन. स्क्रीन विजिबल है? यस. Yes. ओके. यस सर. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहेगा, अच्छी तरह से देख लो. आप लोगों को एक्सपीरियंस कितना यूज करना है, एंड सेकंड थिंग रहेगी आप लोगों को डेजिग्नेशंस कौन से यूज करने, इसके ऊपर सारी चीजें रहेगी. तो स्टार्ट करते हैं विथ एक्सपीरियंस वाला पार्ट. कितना एक्सपीरियंस लगाना है. तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों का अगर पास आउट ईयर 2021 है फॉर एग्जांपल, इसको कंसीडर कर लेता हूं 16. ओके, जिन लोगों का पास आउट ईयर, ठीक है, 2021 है, उन लोगों को क्या करना है, जून 2021, ठीक है,
क्यों? क्योंकि आप लोगों की एग्जाम मई मंथ में या तो जून के स्टार्टिंग में खत्म हो चुकी थी, तो आप तब से अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट कर सकते हो। तो जून 2021 टू टिल नाउ आप लोगों का जितना गैप होता है, फॉर एग्जांपल जून 2022 तक 1 साल, और उसके आगे जुलाई अगस्त सितंबर, और यहाँ पे अक्टूबर भी स्पेसिफिक स्टार्ट हो चुका है, तो 1.3 कंसिडर कर लो कि आप लोगों का 1.3 का गैप हो रहा है। तो 1.3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप लोग यूज करोगे। एंड अगर किसी को लगता है मुझे 1.3 नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा लगाना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, या तो स्पेसिफिक 3 महीने की इंटर्नशिप और 6 महीने की इंटर्नशिप लगा सकते हो। तो ये सारी चीजें देखो, 3 महीने की इंटर्नशिप और 6 महीने की इंटर्नशिप ऐड कर सकते हो, उसको मिला के आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा 1.6 और 1.9। ऐसे आप लोग अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हो। मतलब किसी को लगता है, इट्स योर चॉइस, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वो मैंडेटरी रहेगा इंटर्नशिप वाला सिनेरियो, आपकी चॉइस के हिसाब से रहेगा। अगर आपको एक्सपीरियंस बढ़ाना है तो आप लोग वहां पे ऐड कर सकते हो, अदरवाइज एज इट इज जितना गैप है उतना एज ए एक्सपीरियंस बोल के यूज कर लो। नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों का 2020 पास आउट। उन लोगों का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उनकी एग्जाम कोविड के बीच में हुई, तो उनकी एग्जाम डिले हुआ था। तो वो एग्जाम का डिले था, अक्टूबर में आप लोगों की एग्जाम स्टार्ट हो चुकी थी और नवंबर के फर्स्ट वीक तक आई थिंक सो कुछ चली थी, एंड मिड ऑफ नवंबर में रिजल्ट भी लगे थे, नवंबर मंथ में कंसिडर कर लो। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस नवंबर 2020 टू टिल डेट ऐसे यूज करोगे। तो कंसिडर कर लो आप लोगों का फॉर एग्जांपल 1.10 का गैप हो रहा है, ठीक है, आप लोगों का 1.10 का गैप हो रहा है, तो वो रहेगा आप लोगों का एक्सपीरियंस। एंड अगर किसी को इच्छा है तो वो सेम प्रोसेस फॉलो कर सकता है, ये वाली इंटर्नशिप, तो वो हो जाता है। तो उसको मिला के अगर आपका 1.10 प्लस 3 महीने की इंटर्नशिप, तो फॉर एग्जांपल 2.1 और 2.4, ऐसे आप लोग अपना एक्सपीरियंस मैनेज कर सकते हो। उसके बाद है पास आउट ईयर 2019। सिंपल है, सेम प्रोसेस रहेगी ये वाली, कि आप लोग जून से अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट कर सकते हो। तो जून 2019 टू टिल नाउ अभी कितना होता है 3.3, तो आप लोग डायरेक्टली 3.3 का एक्सपीरियंस लगा सकते हो। एंड अगर किसी को चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के लिए क्राइटेरिया रहेगा 3 महीने की इंटर्नशिप। आप लोग 6 महीने की इंटर्नशिप नहीं लगा सकते, तो उसके हिसाब से आप लोगों का एक्सपीरियंस हो जाएगा 3.6, दैट्स इट। ये आप लोगों को फॉलो करना है। तो देखो पास आउट ईयर 2021, 2020 एंड 2019 अपना गैप वो अच्छी तरह से देख लो कि एग्जाम कब खत्म हो चुकी थी, और एग्जाम के बाद आप इमीडिएटली अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट कर सकते हो। रिजल्ट का वेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, इसीलिए ये सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग अपना गैप अगर कम है तो इंटर्नशिप लगा के ऐड कर सकते हो। तो हमें रिज्यूम में ये वाला जो एक्सपीरियंस रहेगा वो फाइनल काउंट लगाना है। इंटर्नशिप भी की है प्लस एक्सपीरियंस भी है, ये हम लोग रिज्यूम में कहीं पे भी शो नहीं करते। आप लोगों को कंबाइन एक्सपीरियंस दिखाना होता है। किसी ने पूछा तो आप ओरली बता सकते हो कि मैंने इंटर्नशिप भी की थी एंड वहीं पे एज अ जॉब कंटिन्यू किया है। पूछा तो, बहुत सारे लोग पूछते ही नहीं है, लेकिन पूछा तो आप ओरली बता सकते हो। कुछ भी डाउट होगा लास्ट में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो आप लोग ये सिंपल प्रोसेस फॉलो करोगे। 1.3 का अगर गैप है तो 1.3 प्लस अगर मुझे एक्सपीरियंस इंक्रीज करना है तो मैं इंटर्नशिप ऐड कर सकता हूं। तो दोनों मिला के जितना एक्सपीरियंस हो रहा है वो डायरेक्टली मैं रिज्यूम में शो करूंगा। आपके रिज्यूम में कितना भी एक्सपीरियंस अभी लगाया है वो टेम्पलेट है, सिंपल थिंग है, वो टेम्पलेट है। आप लोगों को वो टेम्पलेट नहीं, मतलब सिंपल चेतन सर बोला ना काही नाही ते नाही आहेत बाकीचे बरोबर। एग्जाम आहेत ते बोलले, बॉयज बोलले एग्जाम आहे। नाही बॉयज बोलले एक्झाम मध्ये, त्याच्यामुळे नाही बसवर। हो चालेल चालेल, मग मी तरी गावी जाईन।
गावी जाईल. येस, बघूयात. मी बॅकेटला आल्यावर कॉल करतो सेशन मध्ये. नाही नाही, काय नाही, ठीक आहे. ओके, तो जो आपको रिज्यूमे मिले हैं वो एक टेम्पलेट है. ऐसा नहीं है कि वही फॉर्मेट आप लोगों को यूज करना है. आप लोग कौन सा भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो. जैसे कि अगर आपको लगता है आपके किसी दोस्त का जिसका ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहा है उसका रिज्यूम का फॉर्मेट यूज करना है, टेम्पलेट यूज करना है, आप वो यूज कर सकते हो. किसी को लगता है नहीं मुझे गूगल से दूसरा कोई फॉर्मेट लेना है, वो भी यूज कर सकते हो. इट्स योर चॉइस. ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि वो मैंडेटरी उसमें रखना ही है. अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि कौन सी चीजें होनी चाहिए एंड उसके हिसाब से आप कंफर्ट जोन के हिसाब से अपना रिज्यूम का टेम्पलेट बनाओगे. एंड जो फाइनल रिज्यूमे बनेगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए. मतलब एक बार फाइनल आप लोगों का फाइल हो चुकी तो उसको सेव एज अ पीडीएफ कर दो. तो ये सारी चीजें. तो पास आउट ईयर के हिसाब से अपने एक्सपीरियंस देख लो कितना होता है. एंड सिंपल थिंग है, ये 2019 से पहले का है, लेकिन अगर 2018 और प्रायर मतलब उससे पहले वाले होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली 3.3 और कंसिडर कर लो अबव 3 अप टू 3.5. आप लोग इतना एक्सपीरियंस लगा सकते हो डायरेक्टली. आप लोगों को इंटर्नशिप लगाने की जरूरत नहीं, अदर कोई भी चीजें करने की जरूरत नहीं है. तो ये सारी चीजें देख लो, अपने अपने पास आउट ईयर के हिसाब से एक्सपीरियंस फाइनलाइज कर दो. किसी को लगता है मेरा गैप ज्यादा है, मतलब फॉर एग्जांपल 3.5 साल का गैप हो रहा है या तो 4 साल का भी गैप है, लेकिन मुझे 2 ही साल का एक्सपीरियंस लगाना है. इट्स योर चॉइस. ऐसा नहीं है कि जितना गैप है उतना ही एक्सपीरियंस लगाओ. अगर आपका गैप ज्यादा है और एक्सपीरियंस कम लगाना है, ये भी चल जाता है. ये आपके मर्जी के हिसाब से देख लो. लेकिन जितना गैप हो रहा है आप लोग ट्राई करो उतना आप लोग एक्सपीरियंस लगाने का. ऐसा कोई भी इशू नहीं है. आपका जो सिलेबस है वो 5 साल तक चल जाता है. मतलब आप लोग एक्सपीरियंस मैक्स लगा सकते हो अप टू 3.5, लेकिन जो सिलेबस है हमारा वो 5 साल के एक्सपीरियंस तक चल जाता है आराम से. 5 साल के ऊपर वाले लोगों को भी बहुत ज्यादा सिलेबस काम में आता है. तो आप लोग 3.5 मैक्स एक्सपीरियंस लगा सकते हो. तो उसके हिसाब से देख लो पास आउट ईयर क्या है एंड आप कितना एक्सपीरियंस लगा सकते हो. तो ये फर्स्ट पार्ट था. उसके बाद आप लोगों की डेजिग्नेशन यहाँ पे डाल देता हूं. डेजिग्नेशंस. तो डेजिग्नेशन आप लोग कैसे यूज कर सकते हो. सिंपली देखो डेजिग्नेशन कौन से यूज करने हैं. फर्स्ट यूज करोगे आप लोग करंट वाला डेजिग्नेशन. मतलब अभी आप लोगों का डेजिग्नेशन कौन सा है ये अगर आपको चाहिए तो इसमें से मैं जो कुछ लिख के दे रहा हूं वो अच्छी तरह से देख लो. क्यूए इंजीनियर, उसके बाद क्वालिटी एनालिस्ट, एंड क्यूए ऑटोमेशन इंजीनियर, automation test engineer, then QA specialist, test engineer, software test engineer. That's it. ये रहेंगे आप लोगों के रिज्यूम के ऊपर डेजिग्नेशन. इसमें से कोई भी एक फाइनलाइज कर लो एंड वही यूज करना ट्राई करो. जो स्पेसिफिक बता रहा हूं, ये जो सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर है उसको थोड़ा सा इग्नोर करो. ठीक है, मैं अभी इसमें से रिमूव कर देता हूं. क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक कंसीडर किया जाता है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स प्योर मैनुअल वाला. सो आप लोग इसमें से कोई भी डेजिग्नेशन यूज करो. लेकिन यहाँ पे 2 डेजिग्नेशन ऐसे दिए देखो, क्यूए ऑटोमेशन इंजीनियर एंड ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर. तो ये जो डेजिग्नेशन है वो प्योर ऑटोमेशन के है. मतलब अगर किसी को लगता है मेरा ऑटोमेशन अच्छा है पार्ट एंड मुझे ऑटोमेशन में ही जॉब चाहिए तो आप लोग ये डेजिग्नेशन यूज कर सकते हो. तो क्यूए इंजीनियर, क्वालिटी एनालिस्ट, क्यूए ऑटोमेशन इंजीनियर, ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर, क्यूए स्पेशलिस्ट, टेस्ट इंजीनियर, और भी कुछ डेजिग्नेशन हो सकते हैं तो मैं ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर सकता हूँ, मतलब कर दूंगा आपके. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही यूज करना. तो ये रहेंगे. एंड अगर आपको किसी ने पूछा कि 2-3 साल में आप लोगों की इंक्रीमेंट रहती है या तो हाइक रहता है, तो 3 साल हो चुके हैं आप लोगों का डेजिग्नेशन सेम ही है क्या. तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो स्पेसिफिक आपको पूछता है तो आप लोग बता सकते हो कि नहीं ज्वाइनिंग के टाइम पे मेरा डेजिग्नेशन अलग था. तो ज्वाइनिंग
डेजिग्नेशन क्या आप लोग यूज कर सकते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके बाद यूज कर लो ट्रेनिंग इंजीनियर, सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर। ऐसे आप लोग यूज कर सकते हैं, इतने सफिशिएंट है। तो ये कब आप लोगों को बताना है कि अगर आपने 3 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस लगाया और किसी ने पूछा कि आप लोगों का डेजिग्नेशन अभी तक सेम ही है क्या 2 साल में 3 साल में, तो आप बोल सकते हो नहीं मेरा तो डेजिग्नेशन प्रीवियसली अलग था, वो डेजिग्नेशन था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ट्रेनिंग इंजीनियर, या तो आप लोग नॉर्मल कोई भी डेजिग्नेशन बता सकते हो। एंड अभी का आप लोगों को रिज्यूम के ऊपर लगाना है इसमें से कोई भी एक, ये आप लोग फॉलो करोगे। तो एक्सपीरियंस कितना लगाना है ये इसमें रहता है, एंड डेजिग्नेशन वाला पार्ट ये आप लोगों को फॉलो करना है। ज्वाइनिंग डेजिग्नेशन को अभी इग्नोर करो क्योंकि ये अभी आप लोगों को लगने वाला नहीं। तो ये सारे डेजिग्नेशन आप लोग यूज कर सकते हो रिज्यूम के ऊपर। अगर आपको किसी को चाहिए तो आप लोग अलग डेजिग्नेशन भी यूज कर सकते हो, सिर्फ वो टेस्टिंग के रिलेटेड होना चाहिए एंड वो मुझे इन्फॉर्म करके रखो कि ये डेजिग्नेशन चलेगा या नहीं, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये रहा एक्सपीरियंस प्लस डेजिग्नेशन वाला पार्ट। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। Okay. यस सर। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना रिज्यूम वाला पार्ट। ठीक है, तो अभी देखो आप लोगों का रिज्यूमे एक फॉर्मेट रहता है, ये अलग अलग फॉर्मेट में आप लोगों को रिज्यूमे मिले होंगे। तो अलग अलग फॉर्मेट है तो आप लोग वही यूज करना है कर सकते हो, अदरवाइज दूसरे फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन जो रिज्यूमे रहेगा फाइनल 3 ही पेजेस का होना चाहिए। अभी ये 5 पेजेस में आप लोगों को मिला है तो उसको 3 पेजेस में कैसे कन्वर्ट करना है या तो 2 पेजेस में कैसे कन्वर्ट करना है मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन अच्छी तरह से ध्यान में रखो, जिन लोगों का एक्सपीरियंस सिंपली 2.5 एंड बिलो है, ठीक है, जिन लोगों का एक्सपीरियंस 2.5 एंड बिलो है उनका 2 ही पेजेस में रिज्यूमे होना चाहिए। 2.5 एंड बिलो 2 पेजेस मैक्स, एंड जिनका 2.5 एंड अबव है वो 3 पेजेस तक उसको खींच सकता है। लेकिन 3 पेजेस से ज्यादा किसी का भी रिज्यूमे होना नहीं चाहिए। एक फॉर्मेट था आप लोगों के सामने मैंने स्क्रीन शेयर करके दिखाया है, और एक दूसरा फॉर्मेट दिखा देता हूं। आप लोगों को अलग अलग फॉर्मेट में कम से कम 3 रिज्यूमे बनाने हैं, 2 या 3 रिज्यूमे हमें बनाने हैं क्योंकि हम लोग अलग अलग लोकेशन पे प्रोफाइल क्रिएट करने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे रिज्यूम का दूसरा फॉर्मेट रहेगा। सो यहाँ पे देखो सिंपल थिंग है, आप लोगों का और एक फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी एक फॉर्मेट यूज करो, लेकिन उसमें कौन सी चीजें रहेगी अच्छी तरह से अभी ध्यान दे दो। आप लोगों का रहेगा हेडर वाला पार्ट। हेडर में ये 3-4 चीजें आप लोगों को मैंडेटरी रहेगी। तो फर्स्ट चीज है आप लोगों का नाम, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग रहेगा आपका नाम। तो नाम में आप लोग सिंपली कैसे फॉलो करोगे कि जैसे कि मैंने अपना नाम डाल दिया, पूरा नाम डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, उसको स्पेसिफिक उसके नीचे अपना डेजिग्नेशन, ठीक है, आप लोगों का डेजिग्नेशन एंड कॉमा देके आप लोगों को या तो डायरेक्ट देके अपने कंपनी का नाम यूज करना है। तो अभी कंपनी का नाम कौन सा है, आपको रिज्यूम की जो फाइल मिली है उस फाइल को कंपनी का नाम दिया है। अच्छी तरह से देख लोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कंपनी जो रिज्यूम मिला है उसको कंपनी का नाम भी दिया है एक प्रॉपरली। जैसे कि इस रिज्यूम का नाम देखो KPIT, तो वो KPIT क्या है, कंपनी है। उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, गूगल के ऊपर जाके चेक करो, इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। वो कंपनी कौन से लोकेशन पे है, उसके एक लोकेशन पे कितने
ऑफिसेस है, जैसे कि इन्फोसिस है, तो इन्फोसिस पुणे में 4-5 जगह पे है, तो कोई भी एक लोकेशन आप लोगों को फाइनलाइज करके रखना है। किसी ने पूछा कि आप कौन से लोकेशन पे बैठते थे या तो आपका लोकेशन क्या है, आपको बताने आना चाहिए कि अभी तो करंटली वर्क फ्रॉम होम चल रहा है लेकिन ऑफिस इस लोकेशन पे है, फॉर एग्जाम्पल हिंजेवाड़ी फेज 2, ऐसे आप लोगों को बताने आना चाहिए। तो अपने अपने कंपनी की इंफॉर्मेशन गूगल से प्रॉपरली देख लो। अभी हेडर में देखो आप लोगों का नाम आएगा, उसके बाद आप लोगों का डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के सामने कंपनी का नाम लिखा तो भी चल जाएगा, नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। उसके बाद हेडर में और 2 चीजें रहेगी, वो रहेगी आप लोगों का मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही रहेगा कि सब लोगों को नए मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी लेने, मतलब क्रिएट करना है, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर नया खरीदना है। और कंपलसरी मिनिमम, अच्छी तरह से बता रहा हूं सुन लो, मिनिमम 2 मोबाइल नंबर आप लोगों को खरीदने हैं। आप लोगों का करंट मोबाइल नंबर या तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर कहीं पे चलने वाला नहीं है। आप लोगों को कंपलसरी न्यू मोबाइल नंबर लेने हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मोबाइल नंबर वाला पार्ट रहता है, आप लोगों के जो करंट मोबाइल नंबर है वो कहीं ना कहीं पे रजिस्टर रहते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन उसके साथ लिंक रहती है, तो वो इंफॉर्मेशन हमें बिल्कुल भी लीक नहीं करनी। आप लोगों को मोबाइल नंबर टोटली अलग यूज करना है, किसी पोर्टल पे अपलोडेड रहते हैं, रजिस्टर रहते हैं आप लोगों के मोबाइल नंबर, कुछ लोगों के ऑलरेडी उसी नंबर के हिसाब से प्रोफाइल रहते हैं जॉब लाइक नौकरी के कहीं अदर पोर्टल पे, या तो किसी कंपनी में अप्लाई किया रहता है उसी मोबाइल नंबर से। तो ये गलतियां हमारे साइड से नहीं होनी चाहिए। प्लस आपका जो मोबाइल नंबर रहता है वो फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव एक्सेट्रा हर जगह पे स्प्रेड आउट रहता है, तो उसके ऊपर अगर एचआर ट्राई करता है आपको कांटेक्ट करने का एंड अगर आपका कॉल बिजी लगता है या तो आउट ऑफ कवरेज लगता है, तो वो वापस आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। एचआर लोग एक ही बार कॉल करते हैं, बार बार नहीं करते। अगर आपका कॉल आपने उठाया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं उठाया तो कॉल आउट ऑफ कवरेज दिखाया, आपकी अपॉर्चुनिटी चली जाती है, क्योंकि उनको एक दिन में बहुत सारे लोगों को कॉल करने होते, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। इसलिए कंपलसरी 2 नए मोबाइल नंबर आप लोगों को लेने हैं एंड वो 2 मोबाइल नंबर अलग अलग मोबाइल में ही होने चाहिए। अब 2 क्यों? क्योंकि हमें 2 प्रोफाइल कम से कम क्रिएट करने। आपने 3 लिए तो वेल एंड गुड, क्योंकि हम लोग 3 प्रोफाइल क्रिएट कर पाएंगे। अगर 2 क्रिएट किए तो भी वेल एंड गुड, बट एक प्रोफाइल के ऊपर कहीं पे भी चलेगा नहीं, क्योंकि कॉल्स का रेशियो आप लोगों को चाहिए। इंटरव्यू के कॉल्स ज्यादा चाहिए तो आप लोगों को अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग प्रोफाइल क्रिएट करने पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो पुणे के लिए आप लोग एक प्रोफाइल क्रिएट करते हो, तो दूसरा आप लोग मुंबई के लिए करो या तो बैंगलोर के लिए करो, इट्स योर चॉइस। अगर किसी को पुणे के लिए क्रिएट नहीं करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों को सिंपली फॉलो करना है, एक बैंगलोर के लिए क्रिएट करो, दूसरा मुंबई के लिए क्रिएट करो, ऐसी सारी चीजें रहेगी। तो आप लोगों को फॉलो क्या करना है, कम से कम 2 मोबाइल नंबर एंड 2 मोबाइल ईमेल आईडी क्रिएट करने ही। तो अभी वो 2 मोबाइल आप लोग क्रिएट कर लिए, तो रिज्यूमे भी 2 क्रिएट करने पड़ेंगे, एक अलग फॉर्मेट में, दूसरा अलग फॉर्मेट में। एक में आप लोग क्या चीजें फॉलो करोगे, जैसे कि आपका नाम है, यहाँ पे मैंने डाल दिया मेरा नाम जयेश बोर, आप लोगों को दूसरे रिज्यूमे कैसे फॉलो करोगे, वाइस वर्सा कर दो, जैसे कि यहाँ पे आप लोग उसके साथ पेरेंट का नाम भी ऐड कर सकते हो। मतलब 2 अलग अलग रिज्यूमे क्रिएट करने हैं, उसका स्ट्रक्चर अलग रहेगा, फॉर्मेटिंग अलग रहेगा, आप लोगों का स्पेसिफिक मोबाइल नंबर अलग रहेगा, ईमेल आईडी भी अलग रहेगा। तो ये आप लोगों को फॉलो करना है। 2 जगह पे 2 अलग अलग लोग हैं, ऐसे आप लोगों को दिखाना है। अगर आप एक ही प्रोफाइल क्रिएट करते हो एंड प्रेफरेंसेस दूसरे सिटी में भी ट्राई करते हो, तो वहां से कॉल्स आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आते। इसीलिए आप लोगों को मिनिमम 2 प्रोफाइल क्रिएट करनी है, मैक्सिमम 3 किया, 4 किया, 5 किया तो भी चल जाएगा, बट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी अलग अलग ही होना चाहिए। तो ये पार्ट है। नेक्स्ट थिंग है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कहीं पे भी मैंडेटरी नहीं रहेगा, अगर आपने रखा तो भी चलेगा, नहीं रखा तो भी दैट्स इट। बट सेकेंड पार्ट है डोमेन। तो ये जो डोमेन आप लोगों ने ऐसे हाईलाइट अगर आपके रिज्यूम में होंगे तो रिमूव कर दो। आप लोगों को डोमेन फ्रंट साइड पे हाईलाइट कहीं पे भी नहीं करने कि आपने कौन से डोमेन के ऊपर काम किया है। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ टेक्निकल समरी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि यहाँ पे जॉब प्रोफाइल उसको नाम दिया, कुछ लोगों को प्रोफाइल, प्रोफेशनल समरी, प्रोफाइल समरी, टेक्निकल समरी, ऐसे अलग अलग नाम आए होंगे, तो उसका कुछ इशू नहीं है, वो आप लोग फॉलो करोगे, क्योंकि सब लोगों के रिज्यूमे सेम नहीं रहते और रहने ही नहीं चाहिए। इसलिए अलग अलग फॉर्मेटिंग, अलग अलग स्ट्रक्चर से फॉलो करो। तो यहाँ पे देखो टेक्निकल समरी है, तो टेक्निकल समरी
फर्स्ट पेज पूरा है एंड सेकंड पेज में हाफ तक या तो 8-10 लाइन है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, मोस्टली ट्राई करो फर्स्ट पेज में ही सारी चीजें खत्म करो। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ जनरल सेंटेंसेस हो गए तो देख लो, वो रिमूव करो। कुछ रिपीटेड सेंटेंसेस हो गए वो भी रिमूव करो। डुप्लीकेट एक्सेट्रा थिंग्स, या तो कुछ सेंटेंसेस को डिवाइड किया रहता है, तो ये आप लोगों को प्रॉपरली रीड करना है। इतना वाला, ये वाला पार्ट अपना अपना रिज्यूमे देखो, ठीक है, सिंपल थिंग है। अपना अपना रिज्यूमे देखो, कौन सी चीजें डुप्लीकेट लग रही है या तो कौन से सेंटेंसेस डुप्लीकेट लग रहे हैं, उसको रिमूव करो। आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर्ड हो चुका है, तो सिलेबस के हिसाब से सारी चीजें आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि रिपीटेड लगने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि कहीं पे देखो, यहाँ पे कह दिया है एबल टू रन द टेस्ट केसेस ऑन फॉर ऑल ब्राउजर्स नेमली IE, क्रोम, फायरफॉक्स। यहाँ पे एग्जीक्यूटेड टेस्ट स्क्रिप्ट्स सेम थिंग होता है, तो ये रिमूव करना है। आप लोग को ऐसे सेंटेंसेस को हर जगह पे चेक करके रिमूव करते चलना है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे दिया है बेसिक नॉलेज अबाउट यूनिक्स, लेकिन आपका और यूनिक्स का कुछ लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको टेलीकॉम का प्रोजेक्ट पढ़ाया नहीं गया, तो रिमूव कर दो। टेलीकॉम का प्रोजेक्ट होता है तभी यूनिक्स लगता है, अदरवाइज यूनिक्स नहीं लगेगा, सो इग्नोर कर दो। या तो इंश्योरेंस में आप लोगों को अगर किसी ने कुछ बोला होगा तो सफिशिएंट है, नहीं है तो छोड़ दो। ऐसा है सारी चीजें आप लोगों की। तो अगर यहाँ पे भी देखो सोप यूआई के बारे में दिया है, पोस्टमैन के बारे में दिया है, और कहीं पे है क्या देख लो, यहाँ पे वापस एसओए दिया है, सोप यूआई रिमूव करना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को प्रॉपरली देख के उस रिज्यूमे को एडिट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंटेंसेस रिपीटेड हो रही है, प्रॉपरली हर एक चीज डुप्लीकेट हो रही है, ये बिल्कुल भी मत करो। एंड सेकेंड थिंग, आपके सेंटेंस का स्टार्टिंग, यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस इन एंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड टेस्टिंग लाइफ साइकिल। अगर यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस, तो SDLC एंड STLC दोनों भी चीजें प्रॉपरली एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। अदरवाइज ऐसा होगा कि आप लोगों ने वहां पे लिखा है स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस और उसके बारे में आप लोगों को जब एक्सप्लेन करने जाते हो तो अटक रहे हो, तो वो स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस का मीनिंग 0 हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपके साइड से नहीं होनी चाहिए। देखो, पार्टिसिपेट इन स्क्रम मीटिंग टू डिस्कस अबाउट प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड रिपोर्ट एवरीडे, तो स्क्रम मीटिंग प्रॉपरली आनी चाहिए आप लोग को। प्रिपेयर वीकली स्टेटस रिपोर्ट, तो इसकी जरूरत नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिक टूल्स यूज करते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। देन उसके बाद टूल के बारे में यहाँ पे दिया है HPQC और HPLM। आपको HPQC का कुछ लेना देना नहीं है, ना ही HPLM का। आप लोगों को जीरा पढ़ाया जाएगा, तो वो सारी चीजें। तो नेक्स्ट थिंग है आप लोगों को देखो, इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिंग SQL क्वेरी टू परफॉर्म डेटाबेस टेस्टिंग अगेंस्ट SQL डेवलपर और इन SQL डेवलपर। तो SQL क्वेरीज के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। डीप में SQL करते मत बैठना। रिसेंटली बहुत सारे सिनेरियोज या तो इंटरव्यूज में देखा है SQL कहीं पे भी ज्यादा पूछा नहीं जा रहा है, तो उसको भी ज्यादा डिटेल में लेके मत जाओ। मैनुअल टेस्टिंग, मैनुअल फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, API टेस्टिंग, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। SQL में सिर्फ आप लोगों को एक लेक्चर हो जाएगा जिसमें आप लोगों को ज्वाइन क्वेरी के बारे में इंफॉर्मेशन बताई जाएगी, वो आप लोगों को पूछा जा सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। बेसिक ऑपरेशंस भी पूछे नहीं जाएंगे, तो उसको भी इग्नोर कर दो। तो ये सारी चीजें आप लोगों को फॉलो करनी है। ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ये आप लोगों को करने की जरूरत नहीं, इसको रिमूव कर दो। क्यों? क्योंकि आप लोग टूल्स यूज करते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स ज्यादा फॉलो किया नहीं जाता। XPath के बारे में आप लोगों को पता है, तो एक्सपीरियंस वहां पे डाल दो। यूज SOAP-UI टूल, SOAP-UI की हमें जरूरत नहीं, हम लोग क्या करते हैं, पोस्टमैन ज्यादातर यूज करते हैं, तो SOAP-UI को भी रिमूव कर दिया तो भी चल जाएगा। यहाँ पे देखो पोस्टमैन को हाईलाइट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें, डुप्लीकेट सेंटेंसेस को आप लोगों को रिमूव करना है एंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको हाईलाइट करना है, बस, बाकी कुछ नहीं। तो नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों का एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, मतलब टेक्निकल पार्ट हो चुका है, उसके बाद एकेडमिक किसी का रहेगा, या तो पहले किसी का वर्क एक्सपीरियंस रहेगा, या तो पहले किसी का टेक्निकल स्किल्स रहेगा। फ्लो कैसा भी हो सकता है, उससे कुछ लेना देना नहीं है हमें। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पहले एक एक चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, MSc मास्टर इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी, दैट्स इट, इतना सफिशिएंट है। आप लोगों को कैसे फॉलो करना है आप लोगों का एजुकेशन। अगर आप लोगों का टेक्निकल बैकग्राउंड है तो आप लोग मेंशन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्या किया है MSc, बट किस में है, कंप्यूटर में, तो वो चल जाएगा। लेकिन बैचलर ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, देन एग्रीकल्चर, फार्मेसी, इस बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट हमारे पास है, तो वो लोग अपना बैकग्राउंड यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। वहां पे आप मेंशन कैसे कर सकते हो, सिंपली कंप्लीटेड बैचलर डिग्री फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी इन दिस कॉलेज,
इतना ही एक सेंटेंस लिखो कि कंप्लीटेड बैचलर्स ऑफ डिग्री फ्रॉम, फॉर एग्जांपल मेरी पुणे यूनिवर्सिटी, तो कंप्लीटेड बैचलर्स ऑफ डिग्री फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी इन दिस कॉलेज। इतना ही सेंटेंस आप लोगों को यूज करना है, बाकी कुछ भी डालो मत वहां पे कि आपने किस फील्ड में किया था। अगर कोई इंटरव्यूअर खुद से पूछता है तो आप बता सकते हो कि आपकी फील्ड क्या है, ओरिजिनल फील्ड बता दो, लेकिन रिज्यूम में खुद से कुछ भी ऐड नहीं करना है, मतलब खुद के हाथ से अपने पैर के ऊपर पत्थर नहीं मारना है। इसलिए अगर नॉन टेक्निकल होगा तो यहाँ पे मेंशन मत करो। नेक्स्ट पार्ट आता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में आप लोगों को कौन सी चीजें फॉलो करनी है? देखो, करंटली वर्किंग एज अ क्यूए इंजीनियर, जो डेजिग्नेशन आप लोगों के यहाँ पे टॉप पे रहेगा वही हर जगह पे आना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे मैनुअल टेस्टर, ऊपर क्यूए इंजीनियर, नौकरी प्रोफाइल में अलग ही तीसरा कुछ डाल रहे हो, ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये नहीं होना चाहिए। तो डेजिग्नेशन हर जगह पे सेम रहेगा विथ ई क्लर्क्स। अभी यहाँ पे क्या किया है, कंपनी का नाम यहाँ पे अलग है एंड फाइल का नाम अलग है, तो दोनों में से कोई भी एक ही फाइनल करो। सिंपल थिंग है, मोस्ट ऑफ द रिज्यूम में ऐसा नहीं होगा आप लोगों के, लेकिन आप लोगों के कंपनी का नाम अगर दो नाम आए हैं, फाइल का नाम अलग है एंड अंदर नाम अलग है, तो आप लोग कोई भी एक फाइनल कर दो। जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया केपीआईटी पुणे सिंस। अगर आपने 2.5 का एक्सपीरियंस लगाया तो आज के दिन से 2.5 ईयर पीछे जाओ। अगर 3 साल का लगा है तो आज के दिन से 3 साल पीछे जाना है। मतलब अभी भी हम करंटली वर्किंग है, हम लोगों ने अभी तक जॉब छोड़ा नहीं है, हम करंटली वर्किंग है और हम लोग स्विच करना चाहते हैं, ऐसे हम लोग दिखाते हैं। तो इसके हिसाब से सारी चीजें देख लो कि वर्किंग सिंस जून सपोज 2019 टू टिल डेट कितना हो जाता है, 3.3 का एक्सपीरियंस हो जाता है मेरा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को फॉलो करनी। करंटली वर्किंग एज अ, आपका डेजिग्नेशन विथ कंपनी का नाम, फ्रॉम कब से कब तक, यह आप लोगों का स्पेसिफिक एक्सपीरियंस रहेगा। एक ही लाइन में उसको खत्म कर दो, उसको भी ज्यादा मतलब स्पेस नहीं लेना है हमें, रिज्यूम को बढ़ाना नहीं है, घटाना है। तो पेजेस कम करने हैं तो सारी चीजें आप लोगों को प्रॉपरली मेंटेन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पार्ट आता है टेक्निकल स्किल्स। तो टेक्निकल स्किल्स जितने आते हैं उतने रखो। जैसे कि लैंग्वेजेस में देखो C++, VB, अगर आपको ये नहीं आ रहे सिंपली डाल दो जावा। किसी को एडवांस जावा आता है डाल दो, बात खत्म हो जाती है। किसी को पाइथन आता है बेसिक लेवल पे, वो भी आप डाल सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज की फैमिली रहेगी आप लोगों की, तो वो रहेगी, प्लस यूनिक्स की रहेगी या तो कोई रहेगी अदर, वो भी डाल दो। ऐसे आप लोगों को सारी चीजें फॉलो करनी है। तो आपको जो आता है वो यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग स्किल्स ऐड करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने स्पेसिफिक ऊपर सारी चीजें मेंशन की रहती है, टेक्निकल स्किल समरी, तो यहाँ पे अलग से कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। बग मैनेजमेंट टूल मतलब रिपोर्ट मैनेजमेंट प्लस आप लोगों का डिफेक्ट मैनेजमेंट प्लस आप लोगों के रिक्वायरमेंट कौन से टूल में रहते हैं, तो आप लोग जीरा डालोगे। उसके बाद डेटाबेस कौन सा भी एक डाल दिया तो भी सफिशियंट है। ओरेकल डाल दिया, MySQL, SQL सर्वर, कोई भी डाल दो चल जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है आप लोगों का प्रोजेक्ट का। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही रहेगा आप लोगों का प्रोजेक्ट। सबको बता रहा हूं, अच्छी तरह से सुन लो। कंपल्सरी सब लोगों को एक ही प्रोजेक्ट लगाना है। कोई भी स्टूडेंट 2 प्रोजेक्ट नहीं लगाएगा। आपको 2 प्रोजेक्ट क्यों पढ़ाए गए? क्योंकि आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन हो। अगर एक प्रोजेक्ट समझ में नहीं आया है तो दूसरा यूज करो, लेकिन 2 प्रोजेक्ट अपने प्रोफाइल में मत दिखाओ। ऐसा क्यों? 2 प्रोजेक्ट में एक ही कंपनी के ऊपर काम कर चुके हो, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या था, सेकेंड प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट प्रोजेक्ट में दूसरे प्रोजेक्ट में आप शिफ्ट हो गए तो फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ क्या, कब कंप्लीट हुआ, वो अब मार्केट में है क्या, उसकी URL क्या है। ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस आप लोगों को किए जा सकते हैं। ये गलतियां आपके साइड से नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना है, फॉलो एक ही प्रोजेक्ट। तो अगर इंश्योरेंस का समझ में आया है तो इंश्योरेंस डाल दो, बैंकिंग का समझ में आया है तो बैंकिंग डाल दो। उसी में मैनुअल टेस्टिंग भी की है, ऑटोमेशन टेस्टिंग भी की है, API टेस्टिंग भी परफॉर्म की है, ये आप लोगों को बताना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैनुअल बताओगे दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर ऑटोमेशन। नो, टोटली रॉन्ग। ये आपके कंफर्ट के लिए 2 प्रोजेक्ट हम लोग पढ़ाते कि अगर आपको एक प्रोजेक्ट समझ में नहीं आता तो आप लोग दूसरा प्रोजेक्ट बता सकते हो। ये ऑप्शन आप लोगों को दिया है।
तो ऐसा नहीं है कि 2 प्रोजेक्ट पढ़ा है मतलब रिज्यूम में 2 ही होने चाहिए। 2 प्रोजेक्ट लगाते हो तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि फर्स्ट प्रोजेक्ट का क्या हुआ, आपने क्यों छोड़ा, अगर छोड़ा या आपको निकाला गया, या तो सिंपली आपका प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो अब मार्केट में है क्या, उसकी यूआरएल क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या था, कब स्टार्ट हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते, इंटरव्यूअर बहुत आगे का सोचते। इसीलिए आप लोगों को ये गलतियां नहीं करनी। कोई भी एक प्रोजेक्ट दिखाओगे तो जब प्रोजेक्ट आपके रिज्यूम में रहेगा तो सिंपली सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यही चीजें आप लोगों के रिज्यूम में होनी चाहिए। बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, रिमूव कर दो। आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिंपली बता रहा हूं, जैसे कि मैं भी इसको रिमूव कर देता हूं बीच वाले। रिस्पॉन्सिबिलिटीज 7 या 8 ही लाइन में रहनी चाहिए। इसका फॉर्मेटिंग अलग हो चुका है, नॉट श्योर व्हाई, बट ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट प्रोजेक्ट का नाम, यही आपके रिज्यूम में रहेगा। इसको देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये रहेगा नाम। इसको आप लोगों को बिल्कुल भी रिज्यूम में नहीं रखना है, इसको मैं रेड कलर मार्क कर देता हूं। ये आप लोगों के रिज्यूम में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजें हैं। डोमेन कौन सा है, क्लाइंट कौन सा रहेगा, टेस्टिंग मेथोडोलॉजी कौन सी यूज की है, अगर आपके इसमें होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो भी वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। एंड डिस्क्रिप्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है ये रियल टाइम प्रोजेक्ट का है। सिंपल थिंग है, ये प्रोजेक्ट रियल टाइम का है, इसीलिए उसका डिस्क्रिप्शन है। बट आपको ये एक्सप्लेन नहीं करना है, आप लोगों को जो पढ़ाया गया है वो एक्सप्लेन करना है इस प्रोजेक्ट का नाम यूज करके, बस, बाकी कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का प्रोजेक्ट है तो ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है, स्कॉचिया स्ट्रेटेजिक ईटीएफ प्रोटोफिलो। तो ये प्रोजेक्ट मेरा काम करता है एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डोमेन का। तो इसमें मेरा फायदा क्या है, ये प्रोजेक्ट का यूज करके फायदा क्या होता है कि मैं शेयर्स बाय कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ। तो ये एप्लीकेशन जो रहेगा ये यूजफुल रहेगा शेयर बाय करने के लिए, सेल करने के लिए। प्लस ये एप्लीकेशन का यूज मुझे ट्रेडिंग का नॉलेज लेने में, या तो ट्रेडिंग का नॉलेज के बारे में, पूरे ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए हो सकता है। ये हो गया आप लोगों का बिजनेस फ्लो। टेक्निकल फ्लो कैसे बताओगे कि देयर आर सेवरल पार्ट्स इन दिस एप्लीकेशन लाइक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी एंड डेरिवेटिव, जो कुछ रहेगा वो। तो करंटली मैं काम करता हूँ इक्विटी में, तो इक्विटी में क्या होता है कि सेम डे बाय करो, सेम डे सेल करो, या तो बाय करके रखो, एक वीक में, एक हफ्ते के बाद उसको सेल कर सकते। जो कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को जो कुछ पढ़ाया गया है वही आप लोगों को बताना है, बाकी कुछ भी नहीं। सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम यूज करो और जो आप लोगों को पढ़ाया गया है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है इस प्रोजेक्ट का नाम यूज करके। ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है ये आपके बिल्कुल भी काम का नहीं है, रिमूव कर दो। ये रिज्यूम में बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, ना ही डोमेन का नाम, ना ही क्लाइंट का नाम, ना ही कोई दूसरी ऑप्शन। सिंपली प्रोजेक्ट का नाम एंड आप लोगों को उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड करनी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कैसे रहेंगे, सिंपल थिंग है, आप लोग रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हो, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने के बाद आप लोग टेस्ट केसेस लिखते हो, टेस्ट केसेस लिखने के बाद जब डेवलपमेंट खत्म होता है आप टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करते हो। जब टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं, सिंपल थिंग है, टेस्ट केसेस जब आप लोगों के एग्जीक्यूट हो जाते हैं, आप लोग एग्जीक्यूशन के टाइम पे कुछ डिफेक्ट मिलेंगे वो डिफेक्ट लॉक करते हो जीरा में। तो जीरा के बारे में मतलब एक लाइन लिखना है, while executing the test cases you have to log the defects in the Jira। ये रहेंगे आप लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद डिफेक्ट रिजॉल्व होने के बाद आप लोग रीटेस्टिंग फॉलो करते हो, अगर कोई न्यू फंक्शनलिटी ऐड होती हो तो रिग्रेशन फॉलो करते हो। तो आपका जो कुछ काम है वो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आएगा इस प्रोजेक्ट की। उसके बाद ऑटोमेशन के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगे, डिजाइन द पॉम क्लासेस और टेस्ट क्लासेस बाय यूजिंग द एनोटेशंस, टेस्ट इंजन एनोटेशंस, फाइंडिंग द एक्सपाथ, देन मेंटेनिंग दैट क्लासेस, देन अगेन कुछ थोड़ा बहुत आप पॉम क्लासेस के बारे में बताओगे या तो फ्रेमवर्क के बारे में बताओगे, ये सारी चीजें रहेगी। तो उतने ही आप लोगों को 7-8 लाइन में आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड करने। तो 2 ही चीजें रहेगी, प्रोजेक्ट का नाम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दूसरा कोई भी प्रोजेक्ट ऐड करते मत बैठना, 2 प्रोजेक्ट बिल्कुल भी दिखाना नहीं। अगर आप 2 प्रोजेक्ट दिखाते हो तो आपको बाकी क्वेश्चंस को मतलब पूरे आंसर प्रॉपरली देने पड़ेंगे। एंड लास्ट में रहेगा आप लोगों का पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप लोग डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो, जेंडर डाल सकते हो, मैरिटल स्टेटस डाल सकते हो, लैंग्वेजेस भी डाल सकते हो। लेकिन ये 2 चीजें सिंपल थिंग है, परमानेंट एड्रेस एंड करंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस बिल्कुल भी रखना नहीं है। सिंपली आप लोग डाल सकते हो एक नाम, एड्रेस
एंड जिस सिटी के लिए आप लोग इस रिज्यूम को यूज करने वाले हो उस सिटी का नाम। आप लोगों को अपना एड्रेस उसी सिटी का दिखाना है। डिटेल वाला एड्रेस कोई भी डालेगा नहीं, परमानेंट, करंट स्पॉन्डर्स, ऐसे कुछ भी ऐड मत करना। सिर्फ एड्रेस अपना जो सिटी का नाम है उतना। मतलब अभी मैं लातूर में रहता हूं तो लातूर का नहीं, अभी मैं औरंगाबाद में रहता हूं तो औरंगाबाद का नहीं, अभी मैं कोई मुंबई में रहता है लेकिन मुझे प्रोफाइल क्रिएट करना है पुणे के लिए तो मैं मुंबई डालूंगा, मीनिंग जीरो नहीं। अगर मुझे पुणे के लिए ही अप्लाई करना है, फर्स्ट प्रोफाइल मेरा पुणे का है, रिज्यूम भी पुणे प्रोफाइल के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, तो एड्रेस भी सिर्फ पुणे ही दिखाना है। डिटेल वाला कहीं पे डालने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कोई भी पुणे का कोई भी एड्रेस ओरली बता देते हो तो भी सफिशिएंट है। बोल दो मैं हिंजेवाड़ी में रहता हूँ पीजी में, बात खत्म। फ्लैट में रहता हूँ रेंट बेसिस पे, बात खत्म। ऐसे रहता है तो आप लोगों को कोई क्रॉस वेरीफाई भी नहीं करता, सिर्फ सिटी का नाम रखना है, बात खत्म हो जाती। तो आप लोगों को देखो जो अभी इंफॉर्मेशन मैंने बताई उसके हिसाब से कंपल्सरी 2 रिज्यूम फॉर डिफरेंट लोकेशन, वो भी रहेगा मिनिमम। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिफरेंट फॉर्मेट विथ डिफरेंट डेटा। तो ये डिफरेंट डेटा मतलब क्या रहेगा, स्पेसिफिक केस। ये जो फॉर्मेटिंग रहेगा, देखो ये जो सीक्वेंस है इस रिज्यूम में ऐसा है ना, तो ये सारे सेंटेंसेस का सीक्वेंस चेंज कर दो दूसरे प्रोफाइल में, तो ये सारी चीजें रहेगी। यहाँ पे देखो क्या दिया है फर्स्ट लाइन में ही कि एक्सपर्टाइज इसमें है, लेकिन यहाँ पे भी डोमेन का नाम मेंशन किया है, तो ये डोमेन का नाम भी यहाँ पे मेंशन नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, इतना ही सेंटेंस रखो। जैसे कि आप लोगों को देखो मैनुअल एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग, बात खत्म हो जाती है। डोमेन का नाम कहीं पे मेंशन मत करो। किसी ने ओरली पूछा तो आप बता सकते हो कि इंश्योरेंस या तो बैंकिंग, लेकिन रिज्यूम में कहीं भी डोमेन का नाम मेंशन मत करो। कुछ कुछ ऐसा लोग डोमेन का नाम अगर देख लेते हैं एंड उनको सेटिस्फाइड नहीं लगता, वो आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि उनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का डोमेन है और आप लोगों ने इंश्योरेंस लगाया है तो वो शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। तो हमें ये नई चीजें करनी। बहुत सारी कंपनीज है वो इसको देखते ही नहीं है डोमेन को, तो हमें वही फॉलो करना है कि डोमेन का नॉलेज हमें कोई भी चीज का, उनका जो कुछ होगा वो हम लोग फॉलो कर लेते हैं क्योंकि वो ट्रेनिंग देते हैं। बट हमारे रिज्यूम में हमारे साइड से कुछ भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें है स्टार्ट टू एंड। तो आप लोगों का रिज्यूम के फॉर्मेट में हेडर में 3-4 चीजें रहेगी, आपका नाम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी जो रहेगा। ये जो फर्स्ट पेज में ही खत्म करने की कोशिश करो। अगर सेकंड पेज के ऊपर आता है तो आप लोग 2-3 लाइन में उसको ले सकते हो, अदरवाइज मत लो। उसके बाद एकेडमिक, देन उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, टेक्निकल स्किल्स, देन प्रोजेक्ट्स, बात खत्म। प्रोजेक्ट में एक ही प्रोजेक्ट रखो, बाकी एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। देन लास्ट में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, इतना ही आप लोगों को ऐड करना है अपने रिज्यूम में। एंड ये फॉर्मेट एक लोकेशन के लिए रहेगा, दूसरा फॉर्मेट दूसरे लोकेशन के लिए रहेगा, तीसरा फॉर्मेट तीसरे लोकेशन के लिए। अलग अलग फॉर्मेट रखो जिसमें मोबाइल नंबर अलग, ईमेल आईडी अलग, बाकी सारा डेटा भी अलग अलग दिखना चाहिए। मतलब कोई भी एक एचआर ने आपके 2 प्रोफाइल के दोनों भी रिज्यूमे डाउनलोड कर लिए तो भी पूरा इंफॉर्मेशन डिफरेंट दिखना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों के प्रोजेक्ट के नाम सेम आ जाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड थिंग, अभी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आपकी कंपनी। तो जो रिज्यूम के ऊपर कंपनी मिली है, ठीक है, कंपनी जो रिज्यूम के ऊपर आप लोगों को मिली है वो आप लोगों को क्या करना है, अलग अलग लोकेशन पे है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं पुणे के लिए क्रिएट कर रहा हूँ तो पुणे लोकेशन पे है या नहीं देखो। देन उसके बाद अगर आप मुंबई के लिए क्रिएट करते हो तो मुंबई के लोकेशन पे है या नहीं चेक कर लो। तीसरा, अगर मैं बैंगलोर के लिए क्रिएट करता हूँ तो बैंगलोर लोकेशन के लिए है या नहीं आप लोगों को चेक करना है। अगर है तो सेम कंपनी तीनों जगह पे यूज करनी है। अगर नहीं है तो मैं आपके ग्रुप के ऊपर कुछ कंपनीज की लिस्ट पोस्ट करने वाला हूँ, उस कंपनीज में से कोई भी कंपनी एक फाइनलाइज कर दो, बस, बाकी कुछ भी नहीं। मतलब जो अभी रिज्यूम के ऊपर मिली है वो उस लोकेशन के लिए यूज करो, एंड दूसरे लोकेशन में वो कंपनी नहीं होगी तो दूसरे लोकेशन के लिए दूसरी कंपनी आप लोगों को यूज करनी है। इतना रहेगा स्पेसिफिक पार्ट आप लोगों के रिज्यूमे का। तो अभी तक के सेशन में जो कुछ मैंने इंफॉर्मेशन बताई है
एज इट इज आप लोगों को फॉलो करनी है, एंड आपका रिज्यूमे विद इन 1 डे या तो मैक्स टू मैक्स 2 दिन ले लो, तब तक आप लोगों की सारी चीजें क्रिएट होनी चाहिए। मतलब रिज्यूमे प्लस नौकरी प्रोफाइल भी हमें कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीजें थी आप लोगों की स्पेसिफिक रिज्यूम के बारे में। अभी आप लोगों को कुछ डाउट्स रहेंगे, आप 1 बाय 1 पूछ सकते हो, सिंपली हैंड रेज करना है। एंड डाउट भी सिर्फ एंड सिर्फ रिज्यूम के रिलेटेड होने चाहिए। अदर पीएफ अकाउंट एंड अदर थिंग्स, नौकरी प्रोफाइल में कौन सी कंपनी ब्लॉक करनी है, ये अदर एक भी डाउट एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। फर्स्ट कार्तिक, यस सर। बोलिए। सर 19 का पास आउट है, बट मैं 2 साल का एक्सपीरियंस या 2.5 साल का डालना चाहता हूँ, मैंने उससे ऑलरेडी प्रॉब्लम हो गई। कोई भी दिक्कत नहीं, मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर आपका गैप ज्यादा है और एक्सपीरियंस कम लगाना है लगा सकते हो, इट्स योर चॉइस, कोई भी आपको कुछ बोल भी नहीं। बट कोरोना के टाइम में हायरिंग हुआ या नहीं हुआ, उससे प्रॉब्लम तो हो सकता है ना, वो पूछ सकते हैं। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं रहता। हम लोग देखो एज अ फ्रेशर ट्राई करते हैं, कुछ लोगों को 1 महीने में जॉब लगता है, कुछ लोगों को 6 महीने के बाद भी जॉब लग सकता है, राइट। ओके सर, बस वो गैप तो पूछ सकते हैं ना, 1 साल तुमने क्या किया है। इंटरव्यू का प्रिपरेशन। ओके दूसरा सर। आप बोल सकते हो कि आप लोग एमपीएससी यूपीएससी ट्राई कर रहे थे। तीसरा बोल सकते हो आप लोग बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। चौथा बोल सकते हो आप लोगों ने नॉन टेक्निकल फील्ड में जॉब स्टार्ट कर दिया था फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, क्योंकि टेक्निकल में नहीं मिल रहा था, बाद में टेक्निकल में अपॉर्चुनिटी मिली, फिर आ गए, बात खत्म। सर हमें इंडिया में कहीं भी लोकेशन के लिए, हमें जॉब के लिए, उसके लिए क्या मतलब लोकेशन चेंज करें या प्रोफाइल ही चेंज करें? प्रोफाइल अलग अलग बनाएंगे, इसलिए तो बताया था ना मैंने कि अलग अलग रिज्यूमे बनाने हैं। तो हमें 4-5 स्टेट रहेंगे तो फिर 4-5 4-5 नहीं बनाने होंगे। करनी है, मैक्स टू मैक्स 3 रहेंगे और कम से कम 2 रहेंगे, बाकी मैं बता दूंगा कैसे फॉलो करना है। ओके सर, थैंक यू। अभिजीत यादव। यस सर, वो मतलब हमें अगर बैंगलोर का मतलब लोकेशन डालना पड़ेगा तो एड्रेस फिर बैंगलोर ही लिखना पड़ेगा ना उसमें भी। यस। और सर मेरा एक और प्रॉब्लम था, मुझे जो रिज्यूमे सेंड किया है ना आपने, उसमें मेरा वो कट हो गया है, मतलब आधा जो पार्ट है ना वो सेंटेंस का वो कट हो गया है। उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके देखो एक बार। हाँ पीडीएफ में करके देखा, पीडीएफ में भी, उसमें भी वही प्रॉब्लम है, टेक्स्ट में मुझे भी वही प्रॉब्लम है। जो रिज्यूमे आपको आया है ना, वो व्हाट्सएप पे शेयर हाँ करो, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक, तुरंत कर दो सर। पूजा। सर जे तुम्ही एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड सांगितलेलं आहे, अकॅडमिक क्वालिफिकेशन, सर तिथे आता सिव्हिल आहे, मी सिव्हिल इंजिनियर, सो तिथे मेन्शन करायचं की फक्त ग्रॅज्युएट म्हणून टाकायचं? कंप्लीटेड बैचलर डिग्री फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी इन दिस कॉलेज, दैट्स इट। ओके, थँक्यू. म्हणजे नाव नाही टाकायचं No. त्याच? ओके, ठीक आहे. आरती, हेलो बोलिए। सर, मेरे रेज्यूमे में मुझे लिखा हुआ है मैनुअल टेस्टिंग स्किल्स, एंड उसके बाद में डिस्क्रिप्शन दिया है पूरा कि 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑल करके। तो सर ये मैनुअल टेस्टिंग स्किल्स ही मुझे उसमें रखना पड़ेगा या उसको कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम मैनुअल एंड ऑटोमेशन दोनों में आई मीन करने वाले हैं ना। सिंपल थिंग है ना कि उसमें देखो कौन सी चीजें ऐड की गई है। अगर आपको कॉम्बिनेशन रखना है तो कॉम्बिनेशन रखो, मैनुअल का अलग रखना है, ऑटोमेशन का अलग रखना है तो वो भी रख सकते हो। और सर अगर सर अगर एक ही रखना है तो फिर हम उसको क्या नाम दें उसमें? प्रोफेशनल समरी, टेक्निकल समरी, जॉब प्रोफाइल समरी, कोई भी रख दो। ओके सर, थैंक यू। रूपाली। हेलो, हाँ सर, एक्चुअली मुझे रिज्यूम मिला ही नहीं है, मतलब मेल आया ही नहीं मुझे रिज्यूम का। देखो मैंने बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग में ही, अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो नॉट श्योर, बट अगर जिनको रिज्यूमे नहीं मिले हैं, आपके अनऑफिशियल ग्रुप के ऊपर एक मैसेज क्रिएट करो, जिनको रिज्यूमे नहीं मिले हैं, मुझे एक मैसेज में ही सब लोगों के नाम एंड मेल आईडी चाहिए, फिर बाद में ऑफिशियल ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दो। ओके सर। विकास। सर वो सैलरी स्लिप पे सिर्फ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आता है, तो वो कैसे डालना पड़ेगा फिर? हम लोगों के सैलरी स्लिप पे वही आता है, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मतलब सैलरी स्लिप पे वो मेंशन होता है ना सर, डेजिग्नेशन। तो आप जो लगाओगे वही आएगा।
बट सैलरी स्लिप पे ये आता है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और अपने रेज्यूमे में क्या डालना पड़ेगा फिर? वही आपका जो आपने बताया। अभी जो आप करंट एक्सपीरियंस यूज करने वाले हो, अगर आपका रियल वाला, तो वही हाँ हाँ, रहेगा ना डिजिग्नेशन आपका जो है वही। ओके। बट आपने इधर कॉलेज मतलब क्यूए एनालिस्ट और ये सब बोला ना, ऑटोमेशन टेस्ट आप यहाँ इंजीनियर से वगैरह। एक्सपीरियंस नहीं लगाने वाले तो आपका कुछ उससे नहीं आता ना, अच्छा अच्छा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना सर कोई उसमें? भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका ओके टेक्निकल बैकग्राउंड है, टेक्निकल में जॉब चल रहा है, डेजिग्नेशन टेक्निकल है, तो आप वही यूज कर सकते हो ना, इसको क्यों यूज करेंगे आप? ओके ओके। और सर कुछ मेरे लास्ट मतलब 20 डेज क्लास मिस हुआ था फैमिली इश्यूज की वजह से, तो आप इन्फॉर्म किया वो दूसरे बैच में ज्वाइन कर सकता है, कर सकता हूँ क्या मैं? आपने किसी को इन्फॉर्म किया था? नहीं सर, इन्फॉर्म नहीं किया था, घर पे थोड़ा इशू था। नो, तो तो फिर बहुत मतलब दिक्कत वाली चीज है, आपको ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, कीर्ति चौहान। हेलो सर, बोलिए। मुझे पूछना था कि मेरा 2016 पास आउट है। सो मैं अगर 3.5 और 3.3 का एक्सपीरियंस अगर मैं लगाऊंगी, सो व्हेन द मीन्स इंटरव्यू अगर पूछेगा नहीं कि उसके प्रीवियस कंपनी वेब और यू वर्किंग और टोटल एक्सपीरियंस कितना है आपका एंटायर इसमें? इतना ही है, उससे पहले का मैंने कहीं पे बताया था आपको कि पास आउट ईयर मेंशन करना है, नो। तो उसको कैसे पता चलेगा कि आपका पास आउट ईयर क्या है इंटरव्यूअर को? अगर बस उसने खुद से पूछा भी तो आपने, मैंने अभी रीजन बताए थे उसके, कि आप बता सकते हो कि 2016 के बाद आपने नॉन टेक्निकल में जॉब किया, या तो एमपीएससी यूपीएससी ट्राई किया, या तो एज अ फ्रेशर ट्राई कर रही थी लेकिन मिल नहीं रहा था, 1 साल भी चला जाता है। बहुत सारे लोग रहते हैं कि जिनको 2-2 साल तक जॉब भी नहीं लगता, 2 साल के बाद एज अ फ्रेशर लगता है। ओके ओके, थैंक यू सर। लीना। और यस सर, मेरे भी रिज्यूम में कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे कटे हुए हैं सर, प्रॉपरली नहीं है रिज्यूम। मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, मैं देख लेता हूँ। यस सर। दीपक। हॅलो सर. सर आम्ही 3 इयर्सचे एक्सपिरियन्स लावतात, तर पीएफ अकाउंट विचारत नाहीत का? हे रिझ्यूम सेशन आहे, मी असं सांगितलं, मला फक्त रिझ्यूम बद्दल डाऊट्स विचारा, आपले एचआर सेशन वगैरे ते सेपरेट होणार आहेत त्याच्यासाठी. ओके, ठीक आहे. अनदर दीपक. हॅलो सर. बोलिए. सर नॉन टेक्निकल बॅकग्राऊंड आहे आपलं. तर जर समजा क्रॉस क्वेश्चनिंग केलं, जर तुम्ही नॉन टेक्निकल बॅकग्राऊंड मध्ये येतात, समजा जर त्यांनी विचारलं तुम्ही, मी समजा बीएससी केलंय, तर त्यांनी जर विचारलं तुम्ही या फील्ड मध्ये आले का, तर मग त्याला टॅकल कसं करणार? सिंपल थिंग है, आप बता सकते हो, मैंने एक नौकरी पर क्रिएट किया था, जब मैं एज अ फ्रेशर था, एक कॉल आया आईटी कंपनी से, उन्होंने बोला कि हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, एज अ ग्रेजुएट कोई भी फील्ड का हो हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उन्होंने बोला ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो मैंने ओके बोल दिया, मेरा करियर स्टार्ट होगा। दूसरा रीजन बता सकते हो कि मुझे किसी रिलेटिव ने रेफर किया था, तो उन्होंने बोल दिया था कि हाँ इस कंपनी में मैं रेफर करता हूँ, सिर्फ थोड़ी पढ़ाई कर लो, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, मैंने करियर अपना स्टार्ट कर दिया आईटी फील्ड में। दैट्स इट। ओके सर, थँक्यू. प्राची. सर तुम्ही बोलले की क्लायंट डिटेल्स रिझ्यूम मधनं काढून टाकायची आहे ना जेव्हा मी रिझ्यूम अपलोड करू, तर जर इंटरव्ह्युअरनी आम्हाला क्लायंट रिलेटेड विचारलं तर ते रिव्ह्यू करायचंय की त्यांना सांगायचंय की इट्स अन कॉन्फिडेंशियल थिंग, वी कॅनॉट प्रोव्हाइड द क्लायंट डिटेल्स. ओके सर. आणि सर माझा सेकंड क्वेश्चन होता की तुम्ही बोलले की आम्हाला स्टील वर्किंग दाखवायचंय ना, म्हणजे आम्ही वर्किंग आहे आता पण, तर मग जर त्यांनी विचारलंय की तुम्ही वर्किंग आहे तर तुम्ही इमिजिएट जॉइनर आहात की म्हणजे तुम्हाला किती टाइम आहे, तर जो मग आप त्याला मेरे काय? को एचआर सेशन में बताओ. ओके सर, थैंक यू. मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, मुझे सिर्फ रिज्यूम के बारे में क्वेश्चन चाहिए. अनय. सर माझा क्वेश्चन आहे सर, मला एक्सपिरियन्स 1.5 इयर्स लावायचा आहे सर, आणि सर विदिन त्या पिरियड मध्ये मी सगळं म्हणजे मॅन्युअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन, एपीआय टेस्टिंग, एसक्यूएल हे चारही शो करू शकतो प्रोजेक्ट मध्ये की? यस, यू कैन सिंपली एक्सप्लेन ऑल थिंग्स, बट मैंने ऐसे कहीं पे बताया रिज्यूम में कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है कि 6 महीने का, 2 महीने का, ऐसा कुछ दिखाना है क्या? नहीं, ओवरऑल सिर्फ दिखाओ, उसे एक्सप्लेन कैसे करना है वो एचआर सेशन में हो जाएगा. ओके सर, थँक यू. पूजा. हॅलो सर. ऍक्च्युली समजा जर मला कमी एक्सपिरियन्स लावायचा आहे, बट मी काही दिवस ट्राय केलं, बट कॉल्स जर खूपच कमी आले,
आणि मग मला नंतर त्यात एक्सपिरियन्स वाढवता जमेल का? मला कॉल करा, मी त्यावेळेस सांगेल. ओके. आणि सर ह्या एक्सपिरियन्स मध्ये मॅटर्निटी लीव काउंट होते की ते सोडून सांगायचं असतं म्हणजे? सामने वाले पर्सन को पता है क्या आपने मैटरनिटी लीव ली थी, या तो आपकी मैटरनिटी चल रही थी, या तो आपकी शादी हो चुकी है? सामने वाले को कुछ पता होगा क्या? दैट्स इट, बात ही खत्म हो जाती है. बताना ही नहीं, वो कंटिन्यू रहेगा एक्सपीरियंस. हाँ. और सपोज मेरे को एपीआई में एक्सपीरियंस नहीं लगाना है, बट मैं डाल सकती हूँ क्या? मेरे को एपीआई का नॉलेज है, मतलब बेसिक. आपका रिज्यूमे है, आप अपने हिसाब से डेवलप करो. ऐसा मैटर नहीं है कि आपको किसी का नॉलेज नहीं है और आप वो फिर भी दिखा रहे हो उसमें एक्सपीरियंस. नो, आपकी चॉइस. ओके सर, ठीक है. प्रतिभा. सर माझं ग्रॅज्युएशन ऍक्च्युली 2019 मध्ये झालंय आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन आता 2021 ला हे झालंय. तर मग कुठलं बेटर राहील म्हणजे ग्रॅज्युएशनचं 2019चं? येस. ओके. चेतन. मी बँगलोरच्या कंपनीची लिस्ट देणार आहे असं मी सांगितलं होतं. बँगलोरच्या आणि मुंबईच्या कंपनीची लिस्ट देणार आहे. मोस्ट ऑफ द तुमच्या कंपन्या जे तुम्हाला भेटलेल्या आहेत ते पुणे लोकेशनच्या आहेत. जर तुमची कंपनी बँगलोरमध्ये असेल, पुण्यामध्ये असेल तर तीच यूज करायची. जर नसेल तर मी जी लिस्ट देईल त्यातील कोणती पण एक यूज करायची. सुजाता. सबसे इम्पोर्टेंट वन थिंग ना कि बहुत सारे लोग हैं जिनको मराठी समझ में नहीं आती, सो प्लीज क्वेश्चन भी हिंदी में पूछो, मैं भी हिंदी में कंटिन्यू कर पाऊंगा और अदर लोगों के भी डाउट्स होंगे तो क्लियर हो जाएंगे. ये सुजाता. सर अगर सिर्फ एक लोकेशन के लिए अप्लाई किया तो कौन सा रेशियो कम रहेगा? जिम्मेदारी आपकी रहेगी. कुछ नहीं, ट्राई करो अदर सिटीज के लिए भी. कुछ कंपनीज वर्क फ्रॉम होम भी देती है तो वो फॉलो करना सीख लो. ओके सर, थैंक यू. पूनम. सर माझा सर मेरा एजुकेशन के रिलेटेड था कि मेरा ENTC से ये हुआ, तो मैं वो डाल सकती हूँ ना एजुकेशन में? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होगा ना तो चल जाता है. ENTC डाला तो भी ठीक है, नहीं तो सिर्फ बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी इन दिस कॉलेज, इतना डाल दिया तो भी सफिशिएंट है. ओके. और एक क्वेश्चन था सर, जो हम दो रिज्यूम प्रिपेयर करेंगे उसमें जो बाकी की चीजें वो भी दोनों में डिफरेंट ही होनी चाहिए ना? मतलब सिग्नल डिफरेंट रखो, या तो एक बार ट्राई करो कि इस लोकेशन पे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का प्रोजेक्ट लगाया तो दूसरे लोकेशन पे इंश्योरेंस का लगा दो. अलग अलग रहेगा ना पार्ट. दोनों मतलब वही ना सर, दो प्रिपेयर अलग अलग ही प्रिपेयर करने, दो रिज्यूम यस, ना? टोटली अलग. मतलब दो लोकेशन पे दो अलग अलग लोग हैं, इसे हमें दिखाना. और हमारी कंपनी सपोज मतलब मुझे जो कंपनी मिली है तो वो अगर इस लोकेशन में एक करंट लोकेशन में, तो उसके लिए मैं एक प्रिपेयर कर दूँ. अगर वो दूसरे लोकेशन के लिए नहीं है तो मैं दूसरे उस रिज्यूम में दूसरी कंपनी का नाम डाल के कर सकती हूँ ना, जो उस लोकेशन में प्रेजेंट होगी. यस. सोनाली चौधरी. यस सर, एक्चुअली मुझे ये पूछना था सर, मैं मैरिड हूँ तो मतलब रिज्यूमे में कौन सा नाम डालूं? क्योंकि मेरे जो डॉक्यूमेंट है ना वो बिफोर मैरिज के थे. मतलब अगर वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होगा क्या बाद में? नहीं, कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो. क्यों? क्योंकि सिंपल थिंग है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक्सपीरियंस 2019 से लगा रही हो, ओके, अगर आपकी शादी 2020 में हो गई है या तो रिसेंटली हो चुकी है तो आपको पुराना ही नाम यूज करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जब आपने 2019 में ज्वाइन किया था तब आपकी शादी नहीं हुई थी, राइट? तो आपका ऑफर लेटर के ऊपर नाम तो पुराना ही रहेगा. ओके. तो वो पुराना नाम यूज करना है. बट अगर आप शादी के बाद का एक्सपीरियंस स्टार्ट कर रहे हो तो नाम नया वाला ही रहेगा. ओके. क्योंकि आपके पास प्रूफ रहता है कि मैरिज सर्टिफिकेट, तो कोई इशू नहीं रहेगा. ओके ओके सर, थैंक यू. कल्पक. सर मेरा पोस्ट ग्रेजुएट एक्सटर्नल है तो वो ऐड किया तो चलेगा एक्सपीरियंस के साथ? योर चॉइस. आप कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा. कोई ऐसा मतलब मैंडेटरी नहीं रहता. IT बैकग्राउंड का इसलिए लगाना चाहता था. लगा दो, कोई दिक्कत नहीं. ओके सर, थैंक यू. हर्षल. हेलो सर. सर मैकेनिकल बैकग्राउंड से होने के बाद मतलब कुछ क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं क्या? मतलब मैकेनिकल को पूछ सकते हैं ना रिज्यूम में, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो आपके एजुकेशन या तो परसेंटेज
ये सारी चीजों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। क्यों? आप एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आपके टेक्निकल नॉलेज के ऊपर फोकस किया जाता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड इवन आपको अगर किसी ने गलती से पूछ भी लिया कि बैकग्राउंड कौन सा है, आपने मैकेनिकल भी बताया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैंपस देखो, जैसे कि कंपनी में, सॉरी कॉलेज में अभी कैंपस हायरिंग जब होती है, इन कैंपस इंटरव्यूज अकेले कंपनीज आती है, तो वो मैकेनिकल की भी लेती है, एनटीसीपी के स्टूडेंट भी लेती है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से ब्रांच से। ओके सर। सर और एक क्वेश्चन था कि जो पुराने प्रोफाइल्स वगैरह हमारे ऑलरेडी क्रिएटेड है। बता दूंगा, डोंट वरी, नौकरी सेशन में रहेगा वो पार्ट। ओके ओके, थैंक यू। सत्यम। यस सर। सर मेरा एक्चुअली वो एड्रेस के टाइम पे थोड़ा कनेक्शन ये हो गया था, तो सर मुझे एड्रेस का यही पूछना था। हमें एड्रेस में सिर्फ मतलब एग्जैक्ट वही सिटी का नाम डालना है ना? यस, कोई भी दूसरा हाँ, सिर्फ सिटी का नाम। ओके सर। और दूसरा मेरा सवाल ये था सर, अगर मैं करंटली वर्किंग जिस कंपनी में उसका 50% सिविल और 50% आईटी में चल रहा है, तो उसका मतलब एक्सपीरियंस यूज कर सकते हो कब? जब आपका डेजिग्नेशन टेक्निकल होगा तब, अदरवाइज नहीं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। अभिजीत यादव। सर मुझे पूछना था कि हम लोग फोटोज नहीं लगाते ना, मतलब रिज्यूमे में? नहीं, रिज्यूम के ऊपर कहीं पे भी फोटो वगैरह नहीं लगाते। हाँ, और मुझे सर ये भी पूछना था कि हम लोग जो एक्सपीरियंस लगाने वाले हैं ना, मतलब हम लोग सब काम करते हैं ऐसे बताने वाले हैं ना उसमें कि मतलब हम लोग एपीआई टेस्टिंग भी करते हैं, सभी टेस्टिंग करते हैं। सिर्फ उन्होंने पूछा तो बताएंगे हम लोग कि कितना कितना मतलब किया था, मतलब एक ही हम सभी काम कर सकते हैं मतलब? राइट, क्योंकि हम देखो नॉर्मली मैं आपको एचआर सेशन में बताता हूँ, लेकिन आपका डाउट क्लियर करने के लिए बता देता हूँ। हम लोग अजाइल मेथोडोलॉजी में काम करते हैं। अजाइल मेथोडोलॉजी मिलती है यूजर स्टोरीज। तो यूजर स्टोरीज कुछ मैनुअल की हो सकती है, कुछ ऑटोमेशन की हो सकती है, कुछ एपीआई की भी हो सकती है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम लोग पैरेलली हर एक जगह पे काम कर सकते हैं। ओके। और सर अभी आपने जो मतलब डॉक्यूमेंट जो एडिट किया था रेज्यूमे के, वो क्या आप भेज सकते हैं क्या, मतलब ग्रुप पे हम लोग ऑलरेडी वो का फॉर्मेट है, तो वो तो नहीं शेयर कर सकता। आप अपने अपने हिसाब से डेवलप कर लो। ठीक है, मतलब उसमें समझ आता ना कि क्या क्या ऐड करना है, क्या नहीं भूल गए तो? जैसे मैंने बताया तो वही एज इट इज फॉलो करना है। आप अपना रिज्यूम देख लेते हो तो समझ में आएगा। ठीक है, चलेगा। लीना। हेलो सर, मैं जैसे अगर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, वो एचआर अगर पूछेंगे कि आप फिर आईटी बैकग्राउंड में क्यों आ गए, तो उस टाइम पे हम क्या बता सकते? 2 बार बता चुका हूँ मैं, आपका ध्यान नहीं है क्या? सर ऑलरेडी 2 बार मैंने बताया इसका आंसर कि आप आईटी फील्ड में कैसे आ गए। नॉन टेक्निकल था तो भी एज अ फ्रेशर आप नौकरी प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हो तो कॉल आ सकते हैं ना, क्योंकि आपने स्पेसिफिक डोमेन मेंशन नहीं किया है। तो अगर किसी आईटी कंपनी का कॉल आता है तो आप बोल सकते हो कि यस मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो मैं कॉल जॉब कंटिन्यू कर सकती हूँ, क्योंकि एज अ फ्रेशर कोई भी कंपनी ट्राई करती है, सॉरी ट्रेनिंग देती है आप लोगों को। दूसरा रीजन मैंने बताया था कि आपको कोई भी कलीग का या तो रिलेटिव का रेफरेंस मिला था, उन्होंने मुझे रेफर किया, मेरा आईटी में जॉब चालू हो गया। तीसरा आप बोल सकते हो मेरे कॉलेज में ही कैंपस हायरिंग हुआ था तो उस टाइम पे मुझे आईटी में अपॉर्चुनिटी मिल गई, स्टार्ट कर दिया। यही आंसर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 2 बार। यस सर। बाकी लोग जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो अच्छी तरह से ध्यान दे दो, हमारा आंसर भी उसमें ही रहता है। ऋषिकेश। सर कंपनी जब शॉर्ट लिस्टिंग करती है वो लोकेशन के हिसाब से करती है क्या, हम जो सीवी में डालने वाले? इसीलिए तो मल्टीपल प्रोफाइल क्रिएट करनी है। यस। मल्टीपल प्रोफाइल मल्टीपल रिज्यूमे इसीलिए है क्योंकि हर एक कंपनी, कोई कंपनी की देखो, अगर कंपनी मुंबई की है और आप लोग दिखा रहे हो कि अभी आप पुणे में, तो मुंबई वाले क्या सोचेंगे कि हाँ ये पुणे से शिफ्ट होगा या नहीं होगा, पक्का रिलोकेट कर पाएगा या तो हमारा ऑफर लेटर लेके सिर्फ काउंटर करेगा। तो ये सारा सिनेरियो रहता है। अगर मैं वही मुंबई लोकेशन दिखा देता हूँ मेरा करंट, तो कंपनी क्या सोचेगी, चलो बंदा तो मुंबई में ही है, ज्वाइन कर लेगा। ये वाला सिनेरियो रहता है। यस सर। लेकिन हम प्रोफाइल जब क्रिएट करते हैं वहां पे प्रेफरेंस रहता है शायद ना? देता हूँ, मैं बता दूंगा वो, डोंट वरी, सिर्फ अभी रिज्यूमे क्रिएट करो। आरती। सर हम जो 2 डिफरेंट रेज्यूमे बनाने वाले हैं, तो वो दोनों रेज्यूमे क्या हम क्या सेम मतलब कंपनी मेंशन कर सकते हैं क्या, या अगर अलग अलग लोकेशन पे, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी पुणे में भी है, मुंबई में भी है और बैंगलोर में भी है, तो वही यूज करो। अगर नहीं चाहती हो तो दूसरी कंपनी यूज कर सकती हो। मैं ग्रुप के ऊपर लिस्ट पोस्ट करने वाला हूँ। ओके सर, थैंक यू। दीपक खराते। हेलो सर। बोलिए। सर हम फ्रेशर के लिए ट्राई कर सकते हैं क्या?
कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। सिर्फ रिज्यूम में से क्या करना है, जहां जहां पे एक्सपीरियंस लिखा है वहां वहां पे नॉलेज डाल दो, प्रोजेक्ट रिमूव कर दो, कंपनी रिमूव कर दो, और सिर्फ अपने पर्सनल डिटेल्स के पहले अपने एजुकेशनल डिटेल्स डाल दो। ओके, और सर उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगी टेक्निकल नॉलेज के लिए? फ्रेशर के लिए क्या चाहिए, सिर्फ इंटर्नशिप लेटर या तो क्लास का सर्टिफिकेट, राइट? तो क्लास का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस यूज करने वाले हैं, क्लास का सर्टिफिकेट मत लो। कहीं पे भी अगर आपने वेलोसिटी मेंशन किया तो हर एक कंपनी में पता है वेलोसिटी ट्रेनिंग सेंटर क्या है, इतना बड़ा वेलोसिटी। तो जो लोग एक्सपीरियंस यूज करने वाले हैं वो वेलोसिटी का नाम कहीं पे भी नहीं लेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम खुद को क्रिएट करोगे। और जो एज अ फ्रेशर है तो वो वेलोसिटी का नाम यूज कर सकते हैं कि हमने वेलोसिटी में क्लासेस किए, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर मैं सर प्रोवाइड करते हैं। एंड इवन अगर किसी को सिर्फ इंटर्नशिप चाहिए तो 3 महीने की या तो 6 महीने की इंटर्नशिप मिल जाती है। ओके सर, थैंक यू। तो कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, कौन सी कंपनी लगानी है, उसके लिए तो वो नौकरी सेशन में हो जाता है हम लोगों का। रश्मि, लास्ट 5 मिनट्स। रश्मि कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट करिए। हेलो। बोलिए। हेलो सर। हाँ सर, मेरा डेवलपमेंट का पहले एक्सपीरियंस था, बट अभी 3-4 साल हुए मैं अभी डेवलपमेंट में नहीं हूँ। और मेरा तो वो वहाँ पे ना सर डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम हो गया था, तो वो लगाना है या पूरा स्किप करना है? स्किप कर दो। ओके, पूरा क्या पूरा स्किप करना है ना सर? यस, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है उसके वैलिड तो क्या कर सकते हो आप ऐड करके? एक्चुअली 2 कंपनी का है, जो मेरा लास्ट कंपनी है उसका नहीं है सर मेरे पास। ठीक है, तो उसको स्किप कर दो, उसके पहले वाले डाल दो। ओके ठीक है सर, चलो। सुनिए। हेलो। बोलिए। हाँ सर, जो अभी एक्सपीरियंस लेटर है जो हमें रिज्यूमे में कंपनी मेंशन की हुई है ना, सेम उसी कंपनी नेम से मिलेगा क्या? नहीं, वो क्लाइंट कंपनी से आप लोगों को, और आपके डॉक्यूमेंट जो रहते हैं वो थर्ड पार्टी कंपनीज के रहते हैं। तो थर्ड पार्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन कैसी रहेगी, क्या रहेगी, आगे के जो रिमेनिंग सेशंस है उसमें आपको पता चलेगा। अभी सिर्फ रिज्यूम के ऊपर यही कंपनीज यूज करती है आप लोगों को। ओके सर। प्रतिभा। सर, हम ऑटोमेशन छोड़ के मतलब सिर्फ मैन्युअल एसक्यूएल एपीआई में मतलब लगा सकते हैं क्या? हाँ, ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यस, तो मतलब सर डेजिग्नेशन में क्या लगाना पड़ेगा? क्योंकि कोई आप फर्क नहीं, QA इंजीनियर डाल दिया तो चलेगा। सिंपल थिंग है, QA इंजीनियर डाल दिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर डाल दिया, टेस्ट इंजीनियर डाल दिया, सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर डाल दिया तो भी चलेगा। सिर्फ ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर मत यूज करना, बात खत्म हो जाती है। ठीक है सर, थैंक यू। पंकज। अनम्यूट कीजिए पंकज। ऋषिकेश। सर रेज्यूमे के फ्लो में कुछ ऊपर नीचे का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता ना, सेम कैसे भी रख सकते कोई नहीं, आपकी मर्जी के हिसाब से। सरफराज। सर अगर हम जैसे मेरा पास आउट ईयर 2021 का है, तो मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस लगाना है, तो क्या मैं सिर्फ स्पेसिफिक एक मैनुअल टेस्टिंग का एक्सपीरियंस लगा सकता हूँ ना? यस, लगा सकते हो। मैंने क्या बोला कि आपके नॉलेज के हिसाब से, आपके कंफर्ट के जोन के हिसाब से आपको बिल्डअप करना है सारी चीजें। इससे कोई भी मैंडेटरी नहीं रहेगा कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको कंफर्ट नहीं लग रहा है फिर भी आप उसी का प्रोफाइल बना रहे। नो, इट्स योर चॉइस। हाँ, तो हम इंटरव्यू में ये बता सकते हैं ना कि हमने 1 साल तक मैनुअल पे काम किया है, मैनुअल टेस्टिंग की है, बट मुझे ऑटोमेशन टेस्टिंग का नॉलेज है। हाँ, बेसिक नॉलेज है, बता सकते हो आप। लाइक ये बता सकते हैं ना? यस। बेसिक, हाँ बेसिक नॉलेज। ओके। अर्पिता। सर मेरे रिज्यूमे में वो लोकेशन जो है वो पुणे दिखा रहा है, मतलब है, पर गूगल पे सर्च किया तो पुणे का मतलब पुणे लोकेशन का ऑप्शन नहीं है, बैंगलोर और मुंबई दिखा रहा है। दूसरी कंपनी उसका लो कोई भी, और मुझे इन्फॉर्म करके रखो। ओके। उमेश, लास्ट क्वेश्चन। हेलो सर, वो हम अलग अलग रिज्यूमे के लिए अलग अलग नंबर यूज करने वाले हैं ना, तो ईमेल आईडी भी वही नंबर से अलग होगा क्या? मोबाइल नंबर तो अलग ईमेल आईडी होना चाहिए ना, एक मेल आईडी से कैसे फॉलो करोगे? अगर बताओ मुझे कि तुम्हें नहीं। ऐसा दिखाना है
कि तुम पुणे में अलग नो नो सर, वैसा नहीं, मतलब अलग अलग ईमेल आईडी रखेंगे, पर वही मोबाइल से क्रिएट करना पड़ेगा क्या ईमेल आईडी? मोबाइल से मतलब आप गूगल पे जाते हो तो मेल आईडी क्रिएट करने के लिए एक मोबाइल की यूज करने के लिए ब्राउजर से आप कितने भी मोबाइल नंबर सॉरी ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो ना। नहीं, मेरा वो अभी जो चालू नंबर है ना परमानेंट, उसी नंबर से मेरे पहले ही 4 ईमेल आईडी है, तो नहीं ईमेल आईडी कैसे यूज करोगे आप कैसे क्रिएट करते हो? umesh.darde@gmail.com। दूसरा ईमेल आईडी क्रिएट करोगे तो उमेश कोई तो नंबर डाल दो, जैसे कि आपका बर्थ ईयर 1995 @gmail.com। ऐसे रहता है ना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से थोड़े रहेगा ईमेल आईडी आपका। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से मत क्रिएट करो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग रिज्यूम में मोबाइल नंबर डालने वाले हैं। समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है सब लोगों को? यस सर। सर मोबाइल क्रिएट करते वक्त वो मेल क्रिएट करते वक्त तो मोबाइल नंबर कंपलसरी डालना पड़ता है ना? तो मोबाइल नंबर आप अलग ही यूज करने वाले हो ना, वैसे भी आपके पास है ना 2 मोबाइल नंबर, तो 2 ईमेल आईडी क्रिएट करने में प्रॉब्लम क्या है? ठीक है सर, तो वो वही पूछ रहा है कि मतलब डिफरेंट मेल आईडी के लिए डिफरेंट मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा कैसे? डालना ही पड़ेगा। अगर आप 2 प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो तो 2 मेल आईडी करने के, तो 2 मेल आईडी क्रिएट करने के लिए 2 मोबाइल नंबर है ना आपके पास, क्योंकि रिज्यूम के ऊपर आपको अलग अलग मोबाइल नंबर दिखाना है, तो आप वही यूज करोगे अलग अलग। यस सर। यस ओके, फिर भी अभी क्वेश्चन है लास्ट 3 मिनट से, उससे ऊपर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। गजानन क्विक। हेलो, हाँ सर, मेरा 4 साल का गैप है, मगर मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस लगाना है, उसके साथ 6 मंथ का इंटर्नशिप लगा सकते हैं? लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। प्रियंका माने। हेलो सर, डेजिग्नेशन डालते वक्त अगर हम क्वालिटी ऑटोमेशन इंजीनियर डालेंगे तो क्या मैनुअल की एपीआई के कॉल्स का इफेक्ट होगा क्या? होगा या ना, फिर हमें सिर्फ ऑटोमेशन के ज्यादा कॉल्स आएंगे, मैनुअल के नहीं आएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे, उनको दिख जाएगा आप लोगों को ऑटोमेशन का एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो वो मैनुअल वाले क्यों हायर करेंगे आपको? हम अगर तो फिर हम कॉम्बिनेशन दिखाना है तो कॉम्बिनेशन दिखाना है तो अदर डिजिग्नेशन मैंने प्रोवाइड किए हैं ना, ऑटोमेशन छोड़ के, उसमें से कोई भी एक यूज कर लो, वो सारे मैनुअल प्लस ऑटोमेशन के हैं। ठीक है, वो अगर वो डाल देंगे तो ऑटोमेशन का भी आएगा मतलब कॉल? यस। ओके ठीक है, थैंक यू सर। रवि जाधव। ध्रुपेन। येस सर, आपण जो नवीन नंबर यूज करणार आहे ना, तर तोच पुढे पीएफ अकाउंट साठी वगैरे ते कंपनीमध्ये यूज करतील ना? सिर्फ ये कॉल्स आने के लिए है, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, थैंक यू। ऋषिकेश। सर मोबाइल नंबर से सच में इसमें फर्क पड़ता है क्या? फर्क पड़ता है, इसीलिए तो बता रहा हूँ ना, कुछ तो रीजन होगा उसके पीछे। ओके सर, क्योंकि नया फोन लेना पड़ेगा अभी, 2 फोन क्यों लेना है? घर में किसी का भी रहता है फोन, यूज कर लो। मम्मी के या तो पापा के मोबाइल में जो घर में रहता है हमेशा मोबाइल, उसमें थोड़ा दिन सिम कार्ड रख दो, क्या फर्क पड़ता है? और ऐसे थोड़े ना उसके लिए एंड्रॉइड मोबाइल ही लगता है, बटन वाला मोबाइल भी चल जाता है, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ कॉल ही उठानी है हमें। यस। कोई दोस्त के पास या तो किसी रिलेटिव के पास एक्स्ट्रा वाला पड़ा होगा तो घर में लेके आओ, थोड़े दिन के लिए बोल दो, 1 महीने के लिए चाहिए, कितना ज्यादा चाहिए हमें? यस सर, यस सर। रवि जादव। हाँ यस सर। सर बर्थ ईयर के हिसाब से उन लोग पूछ सकते हैं ना कि ये इतना ज्यादा क्यों गैप वगैरह? अभी मेरे केस में क्या है कि मेरा 2020 में हो गया है और मेरा बर्थ ईयर 92 है, तो मेरा गैप बहुत ज्यादा होता है 12th के बाद में। ना कि मैंने उससे बाद मतलब उससे पहले मैंने नॉन टेक्निकल फील्ड में काम भी किया था एज अ टीचर और एज अ कोई भी फील्ड में काम किया था, लेकिन मुझे वहां पे फाइनेंशियल एंड पर्सनल ग्रोथ नहीं मिली, इसलिए बाद में मैं आईटी में आ गया। क्या फर्क पड़ता है? ठीक है सर। या तो एजुकेशन के टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी, इसलिए मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। ओके सर। हर एक चीज के लिए सॉल्यूशन रहता है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो इंजीनियर वाला दिमाग रहता है वो दिमाग दौड़ाओ, आप लोगों को हर एक चीज का सॉल्यूशन मिल जाता है। हमें सामने वाले को क्या करना है? सिर्फ उल्लू बनाना है। आप तो कैसे भी बना सकते हो उसको, राइट। ठीक है, तो जो अभी तक मैंने चीजें आप लोगों को बताई एज इट इज फॉलो करो। जल्द से जल्द 2 रिज्यूमे रेडी होने चाहिए, 2 ईमेल आईडी क्रिएट होने के आप लोगों का फाइनल जो रिज्यूम का फॉर्मेट होगा उसको पीडीएफ में आप लोगों को सेव करना है। कल हम लोग कनेक्ट करेंगे फॉर एचआर सेशन। अभी उसको छोड़ के सिर्फ मुझे ये डिटेल चाहिए कि आप लोगों का जीरा का सेशन बाकी है अभी तक, राइट? यस सर।
ओके एंड सेकंड थिंग एक एसक्यूएल का लेक्चर बाकी है, राइट? यस सर। ओके, तो ये 2 चीजें भी 2 दिन में खत्म हो जाएगी। सर और एक सर एपीआई का भी है। हाँ, एपीआई का वो हाँ सर लेने वाले थे प्रोजेक्ट, एक दिन एक लेक्चर लेने वाले थे सर वो आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपका हो जाएगा इस वीक में। मैं वो जा नहीं, आपको प्रोजेक्ट नहीं है टेलीकॉम डोमेन का, तो यूनिक्स की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? तो वो 2-4 दिन में आप लोग का वो साइड बाय साइड सारी चीजें खत्म हो जाएगी। सिर्फ हमें फोकस करना है रिज्यूम प्रिपरेशन, सेकेंड वन आप लोगों को एचआर सेशन एंड थर्ड वन नौकरी प्रोफाइल क्रिएट करना है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। ये 3 दिन में आप लोगों को सारी चीजें खत्म करनी है, तभी आप लोगों को जल्द से जल्द इंटरव्यू के कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो अभी कॉल्स का रेशियो ज्यादा रहेगा। जल्द से जल्द प्रोफाइल क्रिएट करके अपना स्टडी प्रॉपरली ट्रैक पे लेके आओ एंड डेली बेसिस पे सिर्फ रिवाइजन करते रहो, सो आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपना रिज्यूमे रेडी करो, हम लोग कल कनेक्ट करते हैं। कल का शेड्यूल कल ही अपने ग्रुप के ऊपर आ जाएगा, लाइक कौन से टाइम पे कनेक्ट करना है मैं आप लोगों को पोस्ट कर दूंगा। और जिनको रिज्यूमे नहीं मिले, एक फाइनल मैसेज बना के मुझे ऑफिशियल ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दो, कल सुबह तक आप लोगों को रिज्यूमे मिल जाएंगे। क्लियर? यस सर। सर और हमारे वो रिज्यूमे वो करेक्टेड भेज दीजिए, हाँ हमने भेज दो, व्हाट्सएप पे वो भेजा। भेज दो, मैं देख लेता हूँ, डोंट वरी। भेज दिए सर आपको। ठीक है, देख लूंगा। चलो देन, थैंक यू ऑल, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।